नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश आज इस चर्चा में। और चर्चा में आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसने दुनिया के सोचने समझने और कार्य क्षमता को बदल दिया है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई जो हमारे पास मौजूद है, आज है, हमारे आपके मोबाइल में है, हमारी जो है बैंकों में है, एजुकेशन सिस्टम में, यहां तक कि स्वास्थ्य व्यवस्था में भी मौजूद है। एआई क्या कुछ बदलाव कर रहा है, इसकी क्या कुछ चुनौतियां हैं, और अगर इसको पॉजिटिव वे में अगर आप देखते हैं तो कैसे कितना ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। जी हां, इसी को लेकर हमारा आज का मुद्दा है एआई युग में अवसर और परिवर्तन। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान, और जो कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ऑथर भी हैं। अरसलान, सबसे पहले तो आपका हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला जो सवाल आपसे यही रहेगा, जिस तरीके से आप ये जो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये क्या है और इसका एआई से क्या कुछ कनेक्शन है? जी, नमस्कार अतीक जी, और आपका बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, मैं एक डिजिटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम है समाज में जो बदलाव हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि मानवता का जो विकास है पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से हुआ, किन टूल्स की वजह से आग आई, जिसकी वजह से हमने खाना बनाना सीखा, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ी। इसी तरीके से पिछले कुछ सालों में इंटरनेट आया। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का स्टडी करना कि कल्चर को वो कैसे चेंज कर रहा है, इसको डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी करते हैं और इन्हीं विषयों पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें खासकर जो मेरा विशेष रुचि है वो एआई में है, क्योंकि एआई अब हमारी जीवन में हर तरीके से शामिल है। आप चाहे शॉपिंग करते हो, आप सब्जी खरीदते हो, आप कपड़े खरीदते हो, या फिर आधार कार्ड में भी अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी को लगाया जा रहा है, जिससे आप फिंगरप्रिंट को बाईपास करके फेशियल टेक्नोलॉजी से आप उसकी मदद करते हैं। और चाहे वो एजुकेशन सिस्टम ही क्यों ना हो, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर भी एआई मौजूद है। अरसलान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एआई जो इस तरीके से पूरी दुनिया में छा गया है, इसके आर्थिक सेक्टर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो काम 4 लोग मिल करके करते थे वो एआई अकेला कर दे रहा है, तो क्या कुछ इसकी चुनौतियां भी हैं? जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा अतीक जी आपने। और आज के युग में जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है कि एआई की वजह से बहुत सारे जॉब जा रहे हैं। आप आए दिन गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में देखते होंगे कि एआई से ले ऑफ किए जा रहे हैं। लेकिन अतीक जी, अगर आप देखेंगे मानवता ने जब जब विकास किया है, चाहे वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हो 70,000 साल पहले जब हमने सोचना शुरू किया, या एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो जिससे हम लोग रुक के कम्युनिटीज बनाए, या फिर 500 साल पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो, एवोल्यूशन हो जिसमें हमने टूल्स बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, या इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो, हर टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें तुरंत आई। तो इसको कहते हैं ल्यूडाइट्स व्यू पॉइंट कहा जाता है कि पहले किसी भी नई टेक्नोलॉजी से जो मानवता का फर्स्ट रिएक्शन होता है वो डरने का होता है, कि आप पहले उससे डरते हैं, फिर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप इंडस्ट्रियल एज में देखें, हमने इंडस्ट्रियल एज में इंडस्ट्री बना के अपनी फिजिकल कैपेसिटी को आगे बढ़ाया। हम सोच नहीं सकते थे कि आज से 500 साल पहले, 250 साल पहले जब इंडस्ट्रियल एज आया, कि हम कार्स बनाएंगे और कार से चलेंगे। आज कार्स बनने की वजह से हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, उस पे काम करने वाले लेबर्स की जरूरत है, रोबोटिक्स की जरूरत है। इसी तरीके से एआई से डरना, एआई से सचेत रहना एक अच्छी बात है और आपको इसे सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी है, लेकिन डरने की मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के काफी कुछ ऊहापोह की स्थिति रहती है। मुझे लगता है कि एआई को लेकर के भी ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि एआई को लेकर अगर हम पॉजिटिव वे में देखते हैं तो कितने कुछ रोजगार के अवसर बनते हैं और किस किस सेक्टर में ये चीजें डेवलप हो रही हैं? अगर हम एआई की बात करें तो एआई आज हर सेक्टर में है, लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्टर हम देखते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआई का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एआई क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो एआई बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा पे बनी है। डेटा आज आपका फ्यूल है, उस फ्यूल पे एआई काम करती है। इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि पिछले 20 सालों में हमने इंटरनेट बनाया। इंटरनेट ने क्या किया, हमारे समाज को कनेक्ट किया। फिर इंटरनेट में हमने तरह तरह का डेटा डाला, जैसे अपना नाम, पता, शॉपिंग करते हैं तो तरह तरीके की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो इनको डेटा पैकेट्स कहते हैं। इन डेटा पैकेट्स को लेके जो मशीन है, एआई के जो नीचे जो एल्गोरिदम काम करता है उसको कहते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। वो बहुत सारा डेटा लेके उन डेटा को जोड़ के फिर उनसे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। तो एआई वही
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसलिए काम कर रही है क्योंकि आज जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, जो बाइनरी में आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या चीज़ें बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। जैसे फेसबुक के साथ बहुत सारा डेटा है। जैसे एक तरीके का एआई एल्गोरिदम जिसकी मैं बात कर सकता हूँ वो है एआई रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, आप कभी भी वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो आपको उसी तरीके की रील्स दिखती हैं जो कि एआई की वजह से संभव हो पाया है। अगर एआई ना हो या एआई जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम ना हो तो आप बहुत डेटा के बहुत बड़े विशाल सागर में कहीं खो जाएंगे। ठीक है। तो वो एक सटीकता के कंपास जैसा है एआई। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो उसके नीचे की टेक्नोलॉजी को ओवरले करता है और उसको आसान बनाता है। बिल्कुल। अरसलान, थोड़ा सा मुझे आसान भाषा में ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह जो मोबाइल का आजकल जो दौर है, अगर हम मोबाइल लेकर के हमारे घर में बच्चे यूज करते हैं, हम बूढ़े बुजुर्ग भी यूज करते हैं, इवन सभी लोग यूज करते हैं, तो अगर कोई एक तरह का कंटेंट अगर कोई देख रहा होता है तो एआई कैसे ये पिक कर लेता है कि इसको इस तरीके की चीजें चाहिए, तो वही थ्रो कर रहा होता है। अब उसमें अगर आप निगेटिविटी की बात अगर करते हैं तो कई बार निगेटिव चीजें भी आती रहती हैं, या फिर कई बार जो है ऐसी चीजें भी रहती हैं जिनको लोग नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी वो आती है। तो ये कैसे होता है और इसको क्या रोकथाम के लिए कोई रेगुलेटरी, कोई ऐसी अथॉरिटी बनी हुई है कि इस तरह की चीजों को ना परोसा जाए? देखिए, अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनी है। आप इसमें जो सबसे अच्छे से कर सकते हैं उसको सेल्फ सेंसर कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आप देखना पसंद करें। रही बात कि ये कैसे काम करता है, तो अगर हम एक इसकी सच्चाई को समझना चाहें कि ये इस तरीके से क्यों काम करता है जी, तो इसके पीछे जाने के लिए हमें इसका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। जो बड़ी कंपनी है, मेटा, गूगल जैसी कंपनियां हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो ले सके जिससे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा सके। इस वजह से वो इस तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाती है। हालांकि इससे सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया लिटरेसी इसको कह सकते हैं कि आपको एक मीडिया लिटरेट होने की ज़रूरत है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बिल्कुल। तो जो अभी आपने एक शब्द का यूज किया कि मीडिया लिटरेसी की बात आप करते हैं, मीडिया लिटरेसी क्या है दरअसल? क्योंकि हम जब देखते हैं, जब एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो कई बार कंप्यूटर का तो ज्ञान कई बार एक सब्जेक्ट होता है, उसका पेपर होता है, पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से इंटरनेट का जो दौर आया है पिछले, अगर हम एरा की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया लिटरेसी को लेकर के ज्यादा बातें नहीं होती हैं। इसको लेकर क्या कुछ करने की जरूरत है और ये डिजिटल मीडिया लिटरेसी क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आतिक जी आपने। और जब मैं डिजिटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने आप को कहता हूँ या बनने की कोशिश करता हूँ तो मैं इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मीडिया लिटरेसी जैसे सब्जेक्ट, जो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें एक डेटा रिपोर्टल के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो हफ्ते में आप एक आम नागरिक कम से कम 7 घंटे मीडिया कंज्यूम करता है, कम से कम, ये औसत है। वैसे अगर हम देखें तो रोजाना के बेसिस पे देखें तो हम कम से कम 4 घंटा मीडिया कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब हमें मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। तो इन्हीं सिलसिले मीडिया में लिटरेसी के लिए क्या कुछ करने, अगर मैं व्यक्तिगत लेवल पे इस पे कुछ कर सकता हूं, या सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी मीडिया लिटरेसी पर ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए, किस पर बात होनी चाहिए? देखिए, कई स्तर पे काम किया जा सकता है। अगर आप एक वयस्क हैं तो आप खुद से चीजें सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके ऑनलाइन, आप जान सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। सरकार का ये फैसला होना चाहिए, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 है, ऐसा नहीं है, सरकार इसमें काम भी कर रही है। अभी हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए 15 घंटे का सिलेबस है जो एआई और मीडिया लिटरेसी और सोशल मीडिया जैसे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। तो सरकारें भी इस स्तर पे काम करना, इस दिशा में काम करना स्टार्ट कर रही हैं। बिल्कुल। मेरा एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कई बार जब देखा जाता है वैश्विक परिदृश्य में, जब हम देखते हैं, चाहे वो चीन की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, या फिर हम यूएस जैसे देशों की बात करते हैं, तो वहां पर जो एआई सिस्टम है उसको प्राइमरी एजुकेशन से ही शुरुआत की जाती है। उसको जो है बच्चे के दिमाग में डाला जाता है कि एआई दरअसल है क्या, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या कुछ लिटरेसी इसकी होनी चाहिए। क्या भारत में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, या है तो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से बताएं। जी बेशक, ऐसी व्यवस्था भारत में असल में है। अगर आपने दीक्षा प्रोग्राम का नाम सुना होगा, दीक्षा एक प्रोग्राम है जो बच्चों को और कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को एक प्रोग्राम में एनरोल करता है जिसमें ये सिलेबस कवर होते हैं। हाँ, जो अभी जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है कि अभी ये कंपलसरी नहीं है, आप चूज कर सकते हैं। तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है कि इस तरीके के एजुकेशन फ्रेमवर्क को एक कंपलसरी एजुकेशन फ्रेमवर्क में लाया जाए। बिल्कुल अर्श, जिस तरीके से चीज़ें कई सारी ऐसी आती हैं कि अगर हम कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो एआई को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ एक का नाम लेना बहुत उचित नहीं होगा,
तो क्या भारत के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है या वो डेवलप कर रही है कि हमारा अपना एक एआई होना चाहिए जिसको हम सर्च कर सके, हमारा डेटा सुरक्षित हो? क्या ऐसी कोई व्यवस्था आ रही है या आने की कगार पर है? नहीं नहीं, भारत सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मिशन एआई का, इंडिया एआई मिशन का आरंभ किया है, जिसके 7 पिलर्स हैं। जिसमें भारत का पहला पिलर ये है कि वो भारत में आने वाले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जी। जिसके अंतर्गत वो 10,000 जीपीयूज का इस्तेमाल करेगी। जीपीयूज मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चिप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल एआई प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। ये आम चिप से ज़्यादा मजबूत होती है। तो 10,000 चिप का जो लक्ष्य था, भारत ने वो ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। अभी भारत के पास 38,000 चिप्स हैं। इस तरीके से वो अलग अलग सेक्टर में 7 उसके अलग अलग स्तंभ है, जिसमें से पहला कंप्यूटर कैपेसिटी को बढ़ाना है, दूसरा इनोवेशन सेंटर्स भारत में ओपन करने हैं, जिसके अंतर्गत वो स्टार्टअप्स को फंड करेंगे और चीज़ें करेंगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे। इस तरीके से 7 पिलर्स पे भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसी के दौरान बहुत सारी समिट्स हो रही हैं। अभी हाल ही में एक समिट हुई जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया किस तरीके से हमें एआई टेक्नोलॉजी को सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। हम जब अभी देश की सरकार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से जो है डिजिटल जो है इंडिया की बात की। उन्होंने काफी कुछ चीजें लेकर के भी आए। यूपीआई पेमेंट जो कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कर रहा है हमारा भारत का जो है, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि जो एआई को लेकर के जो डिजिटल मीडिया पेमेंट्स हैं, इस तरीके से जो चीजें बन रही हैं, मैकेनिज्म बन रहा है, उसमें कितना ज्यादा और बेहतर करने की जरूरत है? और क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत एआई को लेकर क्या कुछ कर रहा होगा? नहीं अतिक जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा। आपने एक यूपीआई का जिक्र किया। जी। यूपीआई एक बहुत ही अच्छी पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व भर में जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने पेमेंट को आसान किया। तो अगर हम यूपीआई समझने की कोशिश करें तो भारत सरकार के मिशन के बाद यूपीआई बनाया गया, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक से डेटा बनाया और डेटाबेस बनाया, वहाँ पे इंटरफेस बनाया। भारत के परिदृश्य में हमें ये देखना जरूरी है कि भारत का जो अभी डेटा है, जो तरह तरीके के डेटा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डेटा, वो एकीकृत नहीं है। जी। और इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत ये भी कोशिश की जा रही है किस तरीके से एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाए, जिसको बनने में वक्त लगता है क्योंकि आप डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा इकट्ठा करना एआई के लिए, जो जैसे मैंने जिक्र किया कि एआई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो डेटा ही होती है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, आपके पास एआई नहीं होगा। और भारत के साथ बहुत अच्छी बात है कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है। तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का डेटा है। और एआई के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो बहुत ही डाइवर्स डेटा सेट पे ट्रेन हो, जिससे उसके अंदर बायसनेस ना हो और अच्छे से काम कर सके। तो भारत के सामने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस डेटा को इस्तेमाल करे और एक सशक्त एआई बनाने की कोशिश करे, और जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार जो है ऐसे फोरम्स में गए हैं जहां पर उन्होंने हिंदी में अपनी बातें और अपना पक्ष रखा है। क्योंकि हिंदी हमारा देश का गर्व है। हम भारत में भी देखते हैं तो भारत विविधताओं से भरा देश है जी। बहुत सारी भाषाएं हैं। ऐसे अगर रीजनल सेक्टर में देखिए, साउथ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इस तरीके से बहुत तरीके से चीजें हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे अगर हम हिंदी में कोई बात करते हैं तो क्या एआई इसको कन्वर्ट करके जो है उस लैंग्वेज में लोगों को परोसता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक भाषिनी का जिक्र किया था। ये क्या भाषिनी क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी अतिक जी, भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है इस तरीके के, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। भाषिनी एक भारत का प्लेटफॉर्म है और भाषिनी मिशन इंडिया एआई के अंतर्गत बनाया हुआ एक स्टार्टअप है। जी। तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने तमिल भाषाई लोगों से तमिल में बात की, और ये संभव हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भाषिनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इससे भाषिनी प्लेटफॉर्म 20 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं पे ट्रेंड है और 350 से ज़्यादा भाषाई मॉडल उसमें मौजूद है, जिससे उसकी विविधता बढ़ जाती है। भाषिनी काम ऐसे करता है कि आप उसको एक इनपुट देते हैं, वो आउटपुट में दूसरी लैंग्वेज में रियल टाइम ट्रांसलेट करता है। जैसे कि आप हिंदी बोल रहे हो और जो सुन रहा हो वो ईयर पीस के जरिए उसको तमिल में उसको आसानी से सुन सकता है। बिल्कुल।
जी बिल्कुल। तो जब एआई की बात होती है, कई बार जब हम उस पर कोई भी चीज प्रॉम्प्ट करते हैं, वो विद इन सेकंड में रिजल्ट भी दे देता है कि क्या कुछ रहता है। लेकिन इसमें जो सबसे बारीक चीज होती है, मुझे लगता है उसकी प्रामाणिकता क्या होनी चाहिए। क्या लगता है, अगर कोई वो रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो उसकी प्रामाणिकता हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है? क्या उसके अलावा भी कहीं पर हम जा करके उसकी प्रामाणिकता को सही चेक कर सकते हैं? नहीं, अतीक जी, ये आपने अच्छा सवाल उठाया है। इसको एआई की दुनिया में एआई हैलुसिनेशंस कहते हैं। जी जब एआई आपस में ही बातें करने लगता है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक में ये समझना से शुरू करेंगे कि एआई काम कैसे करता है। तो एआई, जिस एआई की आप बात कर रहे हैं, बात करने के लिए इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये एआई बहुत ही बड़े डेटा पे ट्रेन रहता है, जिसमें ये नेचुरली लैंग्वेज को इमिटेट करता है जो ह्यूमंस करते हैं। वो सोचता नहीं है, वो एक बहुत बड़े भारी डेटा के सागर से चीजें जोड़ता है और आपको आगे प्रेजेंट करता है। उसका मिशन ये होता है एआई का कि आपको सेटिस्फाई कर सके। जी और उस सेटिस्फाई करने के दौरान हो सकता है कि वो हेलुसिनेट करे या ऐसी जानकारी दे दे जो जिसकी प्रामाणिकता ना हो। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एआई को एज अ फर्स्ट डिफेंस ना यूज करें। हम उसके अंदर और देखें, गूगल सर्च करें, इंडिपेंडेंट सर्च करें, और जो हमारे पारंपरिक मॉडल्स हैं जैसे किताबें और सारी चीजें, उससे वेरीफाई करें। तो इससे एआई हेलुसिनेशन से बचा जा सकता है। और ये अभी बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि एआई आपको पर्सनलाइज रिस्पॉन्सेस देता है। बिल्कुल। कई बार जब एआई की बात होती है, इसकी जनरेटिव एआई की बात होती है, तो इसमें एथिक्स की भी बात होती है। हमने क्या कुछ उसमें डाला, तो एआई के क्या कुछ एथिक्स होने चाहिए जिनको एक आम नागरिक को फॉलो करना चाहिए, या फिर एआई जो है ये प्रोवाइड करा रहा है या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको क्या कुछ एथिक्स को ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, ऐसी कई सारी संस्थाएं बनी हैं अमेरिका में और इंडिया में भी। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत सेफ एंड ट्रस्टेड एआई नाम का एक पिलर है, जिसके अंतर्गत एआई एथिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। और कई सालों से टेक्नोलॉजी और एआई के लिए एआई एथिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि एआई किस तरीके से काम करेगा। जो सबसे पहली चिंता है वो प्राइवेसी की चिंता है, क्योंकि आप बात कर रहे होते हैं और एआई से बात करते हुए वो आप नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो उससे बचने के लिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हैं जो कंपनियों के सुनिश्चित कर रही हैं कि हमारा डेटा इनक्रिप्टेड हो, हमारा डेटा सेल न किया जाए। इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, जो कि अभी चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि एआई आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। हर डेली आप देखते हैं कि नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं। तो एक गंभीर चिंता बनती अभी नजर आ रही है। भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कोई पॉलिसी मुझे लगता है कि है या नहीं, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती रहती है। कई बार जो डेटा होता है उसका मिसयूज बहुत होता है। हम मोबाइल की बात करते हैं या फिर हमारे जो मोबाइल के नंबर होते हैं उनकी कालाबाजारी भी होती है। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं। उसके अलावा जब हम अपना कोई सोशल मीडिया या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोलते हैं, वहां पर इस तरीके की चीजें आने लगती हैं। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के क्या कुछ करने की जरूरत है? डेटा प्रोटेक्शन के लिए कई स्तर पे काम किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पे इस तरीके से काम कर सकते हैं, जो जानकारी आपको बहुत ही निजी लगती है कोशिश करें कि वो ना शेयर करें, पहली बात तो। क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस में कोई भी डेटा शेयर करते हैं तो उसकी कॉपीज बनती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी टीम्स का भी गठन किया है, जिसमें सी विजिल और ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें जाके आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी तरीके का साइबर अपराध हुआ हो। तो हालांकि जो फर्स्ट डिफेंस हमारा आता है वो व्यक्तिगत स्तर पे ही आता है कि आप इस तरीके की चीज़ें ना शेयर करें फिलहाल के लिए, अगर आपको भरोसा ना हो कि आप कहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो उससे बचना चाहिए। एआई को लेकर के पिछले दिनों देखा गया कि एक जेमिनी एआई आया था, उसमें लोग अपनी तस्वीरें डाल रहे थे, उसके बाद वो तरह तरीके की तस्वीरें बना करके परोस रहा था, लोग उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रहे थे। क्या लगता है कि जब हम अपनी प्राइवेसी को लेकर के अपनी फोटोज उसमें डाल रहे हैं तो क्या उसका मिसयूज हो सकता है? कितने % चार्जेस है और क्या ऐसा करना उचित रहता है? देखिए, ये गूगल के अगर प्राइवेसी पॉलिसीज को हम पढ़ेंगे तो आप यही जानेंगे कि ऐसा कोई मिसयूज नहीं हो सकता है। लेकिन मैं एक संभावना के तौर पे कहता हूँ कि अगर आप एआई को डेटा देते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, एआई डेटा पे ट्रेन किया जाता है। तो इन गूगल जेमिनी ही नहीं, इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स हैं, उनमें ऑप्शन होता है वहाँ पे टिक करने का। आप जाके सेटिंग में जाके उसको टिक कर सकते हैं कि आप अपने डेटा का इस्तेमाल एआई को ट्रेन करने के लिए करना चाहते हैं कि नहीं। आप उस ऑप्शन को अनटिक करके आप इससे बच सकते हैं कि आपका डेटा तब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एआई को लेकर के कई बार जैसे बहुत सारी जॉब्स को लेकर खतरा लोग बताते हैं,
कई सारी जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। जी। जैसे कि एआई इंजीनियरिंग की बात होती है, इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनर या एआई प्रॉम्प्ट तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से क्या लगता है आपको कि अभी से लेकर के या आने वाले 10 या 15 वर्षों तक किस किस तरीके की जो पोस्ट कहेंगे या फिर जो किस किस तरीके से चीजें तैयार होंगी जो रोजगार के अवसर देंगी? बिल्कुल, इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा अतीक जी, कि जब हम बात करते हैं इंटरनेट जब हमारे पास आया था और इंटरनेट में एक बड़ी वीडियो क्रांति हुई यूट्यूब के आने से, जी। तो कोई सोच नहीं सकता था कि इन्फ्लुएंसर नाम की भी कोई चीज़ होगी कि अब हर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है। उसने एक बैरियर तोड़ा। उसने जो बैरियर तोड़ा वो था सेलिब्रिटी कल्चर का बैरियर। अब हर कोई आप अपनी फॉलोइंग बना सकते हैं, आप अपना सामान बेच सकते हैं, कंपनीज आपसे सौदा करते हैं। आज इन्फ्लुएंसर बनना युवाओं का एक सपना होता है कि हर कोई आप देखेंगे कि कंटेंट बनाता आपको नजर आएगा, तो आप नहीं सोच सकते थे। इसी तरीके से एआई में भी अगर हम शुरुआती ट्रेंड्स को देखें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर नाम की एक जॉब जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसके अलावा आपके पास डेटा एनोटेटर्स भी आ रहे हैं जो डेटा को लेबल करने का काम करते हैं कि आप डेटा को पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको कोई ह्यूमन इनपुट चाहिए। ये इंजीनियर्स तैयार कैसे होते हैं, मतलब इसकी एजुकेशन कहाँ से होगी, कैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, इसके बारे में भी थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई कोड से नहीं चलता। जो जनरेटिव एआई की हम बात कर रहे हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं जो चैट जीपीटी और जेमिनी और इस तरीके के एआई मॉडल्स में हम देखते हैं, इस तरीके का इंजीनियर बनने के लिए आपके अंदर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो है क्यूरियोसिटी। आपको सवाल पूछने आना चाहिए, अच्छे सवाल पूछने आना चाहिए। आप एआई को हम इस तरीके से ना समझें, एआई को हम समझें कि वो एक हमारे ही दिमाग का एक बाहरी पार्ट है, एक एक्सटेंशन है, एक इंटर्न है जिससे हम बहुत सारे काम करा सकते हैं। तो जैसे कि एक इंटर्न है आपका और आप उसको कोई काम बोलते हैं और आपने उसको बहुत अच्छे से समझाया तो आपको काम करके दे देता है। तो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कुछ इसी तरीके का है कि आप जितनी अच्छी तरीके से अपने काम को समझा सकते हैं एआई को, उतनी अच्छी तरीके से एआई आपको आउटपुट देगा। इसके लिए आपको किसी भी कोडिंग और इस तरीके की भाषा की जरूरत नहीं है। हम डिफेंस सेक्टर पर भी आते, क्योंकि हाल ही में देखा कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया। मतलब उस जमीन पे जो है युद्ध ना होते हुए ज्यादातर जो है आसमानी युद्ध हुए, जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, एआई का ज्यादा यूज किया जा रहा। तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला जो दौर होगा, क्या लगता है कि वो एआई से रिलेटेड ही जो युद्ध लड़े जाएंगे, जंगें लड़ी जाएंगी, और एआई का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में भारत किस लेवल पर कर रहा है? जी, भारत ने हाल ही में इसका प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया और उसमें एक खास तरीके का एआई का इस्तेमाल किया गया, ऑटोनॉमस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो मल्टीपल इमेजिंग सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे कि वो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को देख के कि ह्यूमन एक्टिविटी है या सिविलियन एक्टिविटी है या टेररिज्म एक्टिविटी, जिस तरीके की एक्टिविटी को डेटा उसको मिला होता है वो उसको पहचानता है। इससे दो चीज़ें हो रही हैं अतीक जी, एक तो जो ह्यूमन लाइफ का जो है हम उसे बचा पा रहे हैं जी। कि हम इस तरीके के वॉर्स में हम ह्यूमंस लाइफ को नहीं, ह्यूमंस को नहीं बेच रहे हैं। दूसरा जो हो रहा है कि हम इससे एक अगर आप साइबर वॉर हम इसको कह सकते हैं, एआई वॉर कह सकते हैं। एआई वॉर, साइबर वॉर में जाने से हम बहुत सारे रिसोर्सेज को बचा पा रहे हैं। इस तरीके से हम कई स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं, जैसे भारत ने इसका प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में किया ही। इसके अलावा यही नहीं, सिर्फ डिफेंस ही नहीं, मैं डिफेंस की बात नहीं करूंगा, मैं इससे जुड़ा एक हेल्थ सेक्टर है जिसमें कुछ सिमिलर तरीके की इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन का इसी तरीके से इमेज प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये सब डिफेंस से निकल के ही आता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बाद में और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। जिस तरीके से देखा जाए, अगर कुछ देशों की बात करते हैं तो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, कुछ लोग हथियारों के मामले में सुपर पावर कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो डेवलपमेंट को लेकर के सुपर पावर या टेक्नोलॉजी को लेकर के सुपर पावर होने का दावा करते हैं। क्या लगता है कि भारत एआई के सेक्टर में भी सुपर पावर बन सकता है भविष्य की अगर बात की जाए तो? नहीं, बिल्कुल बन सकता है। और भारत के पास जो अभी कैपिटल है वो है ह्यूमन कैपिटल जी, जो सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल है। सबसे ज़्यादा एआई एडॉप्शन रेट सबसे ज़्यादा इंडिया में है अभी। और अगर नासकॉम का अगर हम वो इंडेक्स देखते हैं कि एआई एडॉप्शन रेट क्या है, वो 2.2 है आउट ऑफ 4.5, शायद यही नंबर है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है कि एआई किस तरीके से भारत की कई सारी कंपनियां, जो 27% कंपनियां हैं जो एआई मैच्योरिटी हासिल कर चुकी है, मतलब कि उनके पास एआई प्रोडक्ट्स हैं, वो एआई को समझते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो बताया कि भारत के पास युवा बहुत ज़्यादा है, तो युवा होने की वजह से एडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको एक कई स्तरों में इस चीज़ को अगर हम बनाएं, जैसे एजुकेशन से, सामाजिक तरीके से, हर तरीके से एआई का इस्तेमाल करें, इम्प्लीमेंट करें, तो भारत
आने वाले समय में एक एआई सुपर पावर बन सकता है। और एआई के पास इंडिया के पास अभी सेमीकंडक्टर्स भी हैं। एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो यूथ हैं कई बार जो है एआई यूज करने में थोड़ा सा हिचकते हैं, उनको क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे कि एआई का यूज कैसे किया जाना चाहिए और किस तरीके से इसका जो है पॉजिटिव वे में हम यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एआई ने जो एक बहुत बड़ा डिसरप्शन किया है पूरे मार्केट में या सोसाइटी में, वो है जितने भी तरीके के बैरियर्स हैं उनको हटा दिया है। आज आपके इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है। समझ लीजिए कोई एक युवा है किसी गांव में टियर 2 टियर 3 सिटी में, वो एक बिजनेस लगाना चाहता है, पानी की पैकेजिंग का प्लांट लगाना चाहता है। पिछले टाइम में अगर हम उसको देखें तो उसको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी, उसको जाना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्री विजिट करनी पड़ेगी। लेकिन आज एआई की वजह से आप एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट, या मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कैपिटल चाहिए। तो एआई आपको एक खाका दे देगा, एआई आपको समझा देगा, वो आपके लिए SWOT एनालिसिस कर देगा, हर तरीके की तरह की एनालिसिस कर देगा। कुछ चीजें कार्य क्षमता को लेकर के काफी कुछ चीजें एआई आपको बताता है, तो इसको आप जो है सकारात्मक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो भी यूथ है उन्होंने ये सारी चीजें चर्चा की, आज देखी किस तरीके से। तो अरसलान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एआई के सभी पहलुओं पर आपने जानकारी दी। बहुत बहुत एक पहलू, बिल्कुल क्योंकि वक्त हो चला है और वक्त की कमी है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे और आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।